नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल टीचिंग लर्नर्स में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज यूपी टेट और सी टेट का जो कंबाइंड प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेके आया हूं। इसके पहले भी मैंने 3 प्रैक्टिस सेट दिया है दोस्तों इस पे। और आप अगर नए हैं मेरे चैनल पे दोस्तों तो आप पीछे जाके प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं, ठीक है। तो और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है दोस्तों। इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से दोस्तों मैं आपकी 90 नंबर की दोस्तों तैयारी करवाऊंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कार के आरंभ में ही बिंदु पड़ जाना मुहावरे का अर्थ है। कार के आरंभ में ही बिंदु पड़ जाना मतलब क्या है? सिर मारना, सिर पर सेहरा बंधा होना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना या सिर पर शैतान सवार होना। तो कार आरंभ होते ही बिंदु पड़ जाना मतलब रुकावट आ जाना या बाधा पड़ जाना। इसका मतलब ये है कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ जाना। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि दशरथ सुत दिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। ठीक है, एक यहाँ पे पंक्ति दिया गया है और उसमें पूछ रहा है कि किस रचनाकार की पंक्ति है। ठीक है, पंक्ति क्या है? दशरथ सुत दिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। तो किसकी पंक्ति है? तुलसीदास जी, केशवदास, कबीरदास या सूरदास। तो किसकी पंक्ति दोस्तों? कबीरदास जी की पंक्ति है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कि तरड़ी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तरड़ी का पर्यायवाची शब्द क्या है? सूर्य है, नाम है, युवती है या नदी है। तो तरड़ी का पर्यायवाची शब्द क्या है? सूर्य है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि अनुपम का पर्यायवाची शब्द है स्वर्गीय, लौकिक, पार्थिव या अद्वितीय। तो अनुपम का अर्थ होता है दोस्तों अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा न हो। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि कान का कच्चा होने का अर्थ क्या होता है? कम सुनना, सुनी बात पर विश्वास करना या दूसरे की बात मानना या कान का कमजोर होना। तो कान का कच्चा होने का अर्थ होता है दोस्तों किसी भी बात पर विश्वास कर लेना है, अर्थात किसी के द्वारा सुनी हुई बात पर तुरंत ही विश्वास कर लेना। ये क्या कहलाता है? कान का कच्चा होना मतलब सुनी की बात पर विश्वास करना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्न शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? दोस्तों आप सभी को पता है कि संधि जो होती है मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होती है। तो इसमें दोस्तों पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से ऐसा है जो कि विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है। पहला है अतएव, नरेंद्र, सज्जन या सदैव। दोस्तों आपको बता दें कि इसमें से विसर्ग संधि का जो एग्जाम्पल है कौन सा है? अतएव जो है वो क्या है? विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तत्पुरुष समास में प्रधान पद माना जाता है। जो तत्पुरुष समास होता है दोस्तों उसमें प्रधान पद क्या होता है? समास दोस्तों समास की जो संख्या होती है टोटल समास 6 होते हैं दोस्तों। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। समास की संख्या टोटल कितनी होती है? 6 होती है। तो जो आपका तत्पुरुष समास होता है उसमें कौन सा पद प्रधान होता है? प्रथम पद या पूर्व पद या उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, पूर्व पद प्रधान, उत्तर पद, उभय पद या अन्य। दोस्तों पूर्व पद प्रधान ऐसा समास जिसका पूर्व पद प्रधान होता है वो क्या होता है? आपका अव्ययीभाव समास होता है। और उत्तर पद प्रधान हो क्या होता है? आपका तत्पुरुष समास होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। और जिसका अन्य पुरुष जो होता है, अन्य पद प्रधान होता है वो क्या होता है? बहुव्रीहि समास होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तो देखिएगा, कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना। इसमें से आपको शुद्ध पहचानना है कि कौन सा ऐसा शब्द लिखा गया है जो कि शुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो लिखा गया दोस्तों यही शुद्ध है, बाकी सभी क्या हैं? अशुद्ध हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि त्रिलोचन ने कामदेव को भस्म कर दिया। त्रिलोचन में समास है। त्रिलोचन में कौन सा समास है? द्विगु समास है, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास। दोस्तों मैंने आपको बताया कि समास की संख्या कितनी होती है? समास 6 होते हैं। द्विगु समास ऐसा समास जिसका प्रथम पद क्या हो? संख्यावाचक हो। वो क्या होता है आपका?
द्विगु समास ऐसा समास जिसका प्रथम पद संख्यावाचक हो वो द्विगु समास होता है, और ऐसा पद जिसका प्रथम पद क्या हो, प्रथम पद न हो, दूसरा पद क्या हो, उत्तर पद प्रधान हो, क्या होता है आपका तत्पुरुष समास होता है। और जिसमें दोनों पदों की प्रधानता हो क्या होते हैं, द्वंद्व समास होते हैं। ठीक है, और जिसकी उभय पद या अन्य पद की प्रधानता हो क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि, ज्ञानोदय में कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, या इसमें से कोई नहीं। तो ज्ञानोदय में कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है दोस्तों, स्वर संधि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ से कुछ आपके सीडीपी या कह सकते हैं बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके यूपी टेट और सी टेट एग्जाम दोनों के दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, और चाहे आपका यूपी टेट हो चाहे सी टेट हो, दोनों में ही सीडीपी से भी 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए इसका पहला प्रश्न देख लेते हैं। बच्चों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य, बच्चों की बुद्धि लब्धि जो है 90 से लेके 110 के बीच है, वो किस प्रकार के बच्चे, उनकी बुद्धि किस में आएगी, सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि या प्रतिभाशाली। तो दोस्तों जिनकी बुद्धि 90 से लेके 110 के बीच आएगी वो कैसे बालक होते हैं, सामान्य बुद्धि बालक होते हैं। और जिनकी बुद्धि दोस्तों 140 के एबव आ जाए, ठीक है, वो क्या होते हैं, आपके प्रतिभाशाली होते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू होता है। बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो लागू है दोस्तों, वो कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए लागू है, 6 से लेकर 14 वर्ष, 7 से लेकर 13 वर्ष, या 5 से लेकर 10 वर्ष, या 6 से लेकर 12 वर्ष तक। तो दोस्तों आपको बता दें कि कितने वर्ष के लिए लागू है, 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा लागू है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एक बच्चे की बुद्धि और वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक सबसे अच्छी विधि कौन सी है, मनोविश्लेषण विधि या तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि या सांख्यिकी विधि। तो बच्चे के वृद्धि और विकास की जो सबसे सर्वाधिक अच्छी विधि है कौन सी दोस्तों, विकासीय विधि जो है सर्वाधिक अच्छी विधि है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि यदि एक बच्चे की मानसिक आय 5 वर्ष है तथा उसकी वास्तविक आय 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि, दोस्तों बुद्धि लब्धि का फार्मूला क्या होता है, मानसिक आय बटे वास्तविक आय, मानसिक आय बटे वास्तविक आय और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो इस तरीके से आप बुद्धि लब्धि निकाल सकते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि यदि बच्चे की मानसिक आय कितना है, 5 वर्ष है और उसकी वास्तविक आय 4 वर्ष है, ठीक है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितना होगी। तो यहाँ दोस्तों हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, 25 बार जाएगा और 25 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा। ठीक है, 125 आ जाएगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि यदि एक बच्चे की मानसिक आय 5 वर्ष है और उसकी वास्तविक आय 4 वर्ष है तो बच्चे की बुद्धि लब्धि कितना होगी, 125 वर्ष होगी। तो 125 होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा था। मनोविज्ञान जो है वो शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था, बीएन झा, स्किनर, डेविस या वुडवर्थ। तो किसके द्वारा कहा गया था, स्किनर महोदय के द्वारा कहा गया था। इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं। हिंदी अक्षरों को बालक जो होते हैं किस आयु में पहचानने लगते हैं, 3 वर्ष में, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। दोस्तों आपको बता दें कि 5 वर्ष की आयु में बच्चे जो होते हैं हिंदी के वर्णों को पहचानने लगते हैं। इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है। पियाजे के द्वारा दोस्तों संक्रियात्मक अवस्था के 4 चरण दिए गए थे, उसमें से
पहला चरण कौन सा है? पहला होता है दोस्तों संवेदी गामक या संवेदी चरण होता है, जिसको आयु कितनी होती है? 0 से लेकर 2 वर्षों तक होती है। और दूसरा होता है पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, जो आपके 2 से लेकर 11 वर्ष तक के बीच होती है। तीसरा होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से लेकर 11 वर्ष तक मानी जाती है। और चौथी क्या होती है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो होती है 11 से लेकर 15 के बीच में। तो यहाँ पे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के बारे में पूछा जा रहा है कि उसकी अवधि कब तक होती है। तो 11 से लेकर 15, यही ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगता है? 150, 280 दिन, 390 या 460? तो कितने दिन लगते हैं? 280 दिन लगते हैं। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा कि बाल प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां की ओर संकेत करती हैं। वे कैसे सीखते हैं? शिक्षार्थियों का सामाजिक आर्थिक स्तर क्या है? यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता है कि नहीं? सीखने की अनुपस्थिति। तो प्रायः जो शिक्षार्थियों की गलतियां या त्रुटियां होती हैं, उनके सीखने की ओर इशारा करती हैं को किस प्रकार से किसी तथ्य को या किसी चीज़ को किस प्रकार से सीख रहे हैं और क्या उनसे गलती हो रही है। ठीक है, तो कैसे सीखते हैं इसकी ओर इशारा करता है या संकेत करता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बालक का विकास होता है सिर से लेकर पैर की ओर, पैर से लेकर सिर की ओर, या दोनों ओर से, या इसमें से कोई नहीं। तो बालक का जो विकास होता है किससे होता है दोस्तों? पैर से लेकर सिर की ओर होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। अब दोस्तों यहां से आपके लिए कुछ ईवीएस कह सकते हैं कि पर्यावरण अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों, जो ये भी आपके 30 नंबर के ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे यूपी टेट हो या सी टेट हो, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस सभी क्वेश्चंस आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस पाठ्य पुस्तक में पहेली और पजल को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है। दोस्तों ईवीएस की जो पाठ्य पुस्तक होती है उसमें पजल्स या कह सकते हैं पहेलियां और पजल्स होते हैं, उनको शामिल करने का क्या उद्देश्य नहीं है दोस्तों। इस अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पे नहीं दिख जाए तो उसको आप तुरंत पहले वहां पे अंडरलाइन कर लिया करिए, क्योंकि इसी के चक्कर में कई क्वेश्चन लोग गलत करके आ जाते हैं, नहीं का ध्यान नहीं देते हैं और हाँ पे टिक करके चले जाते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन क्षमता विकसित करना, छात्रों में तर्क क्षमता विकसित करना, छात्रों के मन को भ्रमित करना, या छात्रों के मन को भ्रमित करना और उन्हें उस भ्रम का आनंद लेने देना। तो पजल्स और पहेलियों को शामिल करने का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि छात्रों में आलोचना चिंतन का विकास करना होता है, छात्रों में तर्क क्षमता भी विकसित होती है इसी के जरिए, और छात्रों को भ्रमित करना और उसके भ्रम का आनंद लेने देना। ठीक है, तो छात्रों को मन को भ्रमित करना यही इसका उद्देश्य नहीं होता। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर थर्ड है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कह रहा है कि ईवीएस शिक्षक के रूप में आप छात्रों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से आप छात्रों को कौन सी गतिविधि शुरू करने की अनुमति नहीं देंगे? चिड़ियाघर में उन जानवरों की तस्वीर लेने जिन्हें वे वहां देखने गए हैं, चिड़ियाघर में वे जो कुछ वे देखते हैं उसका चित्र बनाने के लिए अपनी ड्राइंग की किताबें अपने साथ ले जाना, चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारा खाना साथ में ले जाना, चिड़ियाघर में विभिन्न जानवरों द्वारा खाए जाने वाले भोज का पता लगाने और कोशिश करना। ठीक है दोस्तों, पता लगाने की कोशिश करना, ये सभी क्रियाकलाप आप करेंगे। आप करने के लिए इसके लिए आप बच्चों को अनुमति देंगे कि चिड़ियाघर में उन जानवरों की तस्वीर लेना जिन्हें वो देखें, ये भी सही है। ठीक है, चिड़ियाघर में जो कुछ भी देखें उसका चित्र या ड्राइंग बनाने के लिए अपने साथ किताब या पुस्तकें ले जाएं। ठीक है, ये भी, लेकिन इस चीज़ के लिए आप एकदम मना कर देंगे कि चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारा खाना ले जाना। ठीक है, इसके लिए बच्चों को आप अनुमति नहीं देंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा यही ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि मानचित्र को पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। मानचित्र को पढ़ाने का मेन उद्देश्य क्या होता है? उत्कृष्ट ड्राइंग और पेंटिंग कौशल का विकास करना, एक ग्लोब की गणना और रेखाओं की स्थिति का उपयोग करने की क्षमता का विकास करना, या अर्थपूर्ण क्षमता निर्माण के लिए उत्कृष्ट
चार, क्षमता स्थान, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा, क्योंकि मानचित्र को पढ़ाने का मेन उद्देश्य यही होता है कि ताकि बच्चा जो है वो स्थान, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को आसानी से समझ सके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि ईवीएस पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाने का विचार है। छात्रों को रेल किराए के बारे में बताना, उन्हें टिकट में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न संक्षिप्त अक्षरों का ज्ञान देना, या निर्णय लेने के लिए छात्रों के कौशल को बढ़ाना, या वास्तविक जानकारी के साथ बातचीत करने और अवलोकन करने के कौशल को विकसित करने का अवसर देना। दोस्तों आपको मैं बता दूं, यहाँ पे सबसे आसान ट्रिक है, अगर इस टाइप का आपको प्रश्न पूछे और इसमें दोस्तों अगर किसी भी ऑप्शन में आपको बच्चों को अवसर देने की बात आ जाए, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ सोचने की जरूरत नहीं, वही आपका राइट जवाब होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि लवण जो जल का अवशोषण करता है वो क्या कहलाता है। हाइग्रोस्कोपिक लवण, एनहाइड्रेट्स लवण, या हाइड्रोफिलिक लवण, या हाइड्रोफोबिक लवण। तो लवण जो जल का अवशोषण करता है वो क्या कहलाता है, हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी का कौन सा स्तर जो है सुरक्षित रखता है। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टि से। कह रहा है कि सूर्य की हानिकारक किरणें जो होती हैं पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है, मतलब पृथ्वी से जो हानिकारक किरणें आती हैं तो कौन सा स्तर ऐसा है जो पृथ्वी को उससे सुरक्षित रखता है। आयन मंडल, ओजोन स्तर, या क्षोभ मंडल, या चुंबक मंडल। तो सुरक्षित रखने का काम कौन करता है दोस्तों, ओजोन स्तर रखता है। और क्षोभ मंडल जो होता है, तल जो होता है, मंडल जो होता है पृथ्वी तल के सबसे नजदीक होता है। और ग्लोबल वार्मिंग की घटना जब होती है दोस्तों तो सबसे ज्यादा गर्म यही होता है, कौन सा मंडल, क्षोभ मंडल, क्योंकि पृथ्वी तल के सबसे नजदीक में पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है। कार्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, या गिर नेशनल पार्क। तो भारतीय गैंडा जो संरक्षित है दोस्तों कहाँ पे, काजीरंगा नेशनल पार्क में संरक्षित है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। गंगा नदी निकलती है अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से, या मिलाप ग्लेशियर से। गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है या उनके निकलने का जो स्थान दोस्तों कहाँ से निकलती हैं, और गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है। बिटुमिन को, बॉक्साइट को, मेटालाइट को, या अयस्क को। तो धातुमय प्रस्तर किसे कहते हैं दोस्तों, अयस्क को धातुमय प्रस्तर कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि पित्त रस का निर्माण कहाँ पे होता है। यकृत में होता है, किडनी में, आमाशय, या इसमें से कोई नहीं। तो पित्त रस का निर्माण दोस्तों कहाँ पे होता है, यकृत में पित्त रस का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी जनजाति का संबंध सिक्किम से। दोस्तों 11वां क्वेश्चन है, किस निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का संबंध सिक्किम से है। लेप्चा जनजाति, लिम्बू, भूटिया, या उपरोक्त सभी। दोस्तों आपको बता दें कि सभी लेप्चा, लिम्बू और भूटिया सभी जनजातियां कहाँ के हैं, सिक्किम में निवास करती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब हो जाएगा।